हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आज हम पढ़ेंगे गलता लोहा, जो कि शेखर जोशी जी द्वारा लिखी गई एक बहुत खूबसूरत कहानी है। इस कहानी में लेखक जोशी ने कहानी बताई है मोहन नाम के बच्चे के बारे में। मोहन जो बच्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत ही तेज़ होता है, बहुत दिमागदार होता है, बुद्धिमान, बहुत ही मेधावी बच्चा होता है। और वो इसके साथ साथ बाकी सारी चीज़ों में भी बहुत अच्छा होता है, इतना टैलेंटेड बच्चा होता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जहाँ वो कामयाब हो सकता था, लेकिन उन मौक़ों को वो फ़ायदा नहीं उठा पाता और उसकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है कि उन मौक़ों को उसे छोड़ना पड़ता है और वो उतना कामयाब नहीं हो पाता, उतना अमीर नहीं बन पाता। और उसके पेरेंट्स, उसके पापा को उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, जिस उम्मीदों पे मोहन जो बच्चा होता है वो खरा नहीं उतर पाता। लेकिन वो एक ऐसा बच्चा होता है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, यानी वो सब में बराबर मानता है, कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानता। भले ही वो बहुत ज़्यादा पैसे ना कमा पाया हो, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा इंसान ज़रूर बन पाता है। तो जो इस कहानी में इसके अलावा भी जो एक थीम है वो है जाति की, जो कास्ट की। जो भारत में ऐसा देखा जाता है कि ये बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। भारत में हमेशा ऐसा देखा जाता है कि जो ऊंची जात के लोग होते हैं वो नीची जात के लोगों के साथ ना तो उठना बैठना पसंद करते हैं, ना बात करना पसंद करते हैं, खाना पीना तो बहुत ही ज़्यादा दूर की बात होती है। अगर किसी ऐसे इंसान ने ऐसा कुछ कर लिया, किसी ऊंची जात ने किसी नीची जात के यहाँ कुछ कर लिया, तो भाई सब में खलबली मच जाती है कि ऐसा कैसे हो गया। तो यही कुछ इस कहानी में मोहन करता है, और वो किसके साथ करता है हम कहानी में पढ़ेंगे। तो मोहन की कहानी हम मोहन के बारे में जो कहानी है हम शुरू करते हैं। तो जो मोहन है, गरीब तो होता ही है, इसके साथ वो एक ब्राह्मण होता है, नहीं वो एक ऊंची जात का बच्चा होता है। तो इस कहानी में हम अपनी शुरुआत करते हैं जहाँ पे जो मोहन का जो फ्रेंड होता है धनराम, इसमें एक और कैरेक्टर है धनराम जो कि लोहार है, और वो मोहन का क्लास में ही पढ़ता था स्कूल में। और जो धनराम है वो लोहार है, यानी वो एक नीची जात का बच्चा है। तो अब कहानी शुरुआत होती है। शेखर जी कहते हैं कि जो मोहन एक गरीब ब्राह्मण का बच्चा है, यानी वो बहुत ज़्यादा गरीब पंडित का बच्चा है, और उसके जो पिता है वंशीधर, वो पंडित गिरी का काम करते हैं, पुरोहित का काम करते हैं, यानी वो लोग के घर घर जाके पूजा पाठ करते हैं और इसी से उनका घर का गुजारा चलता है। लेकिन अब जो मोहन के पिता है वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, अब उनसे सब कुछ काम नहीं होता, और इसलिए हर दिन लोगों के घर पे जाना, लंबी लंबी पूजा करना अब उनकी बस की बात नहीं रहा। वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो एक दिन जो मोहन के पिता थे वंशीधर, उन्हें अपने एक फ्रेंड क्या जाना था, अपने यजमान क्या जाना था, चंद्रदत्त जी, उनके यहाँ पे कुछ उन्हें पूजा पाठ करने के लिए जाना था, भोले शंकर की आराधना करनी थी। लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें 2 मील की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी, कहीं दूर गांव में था, तो खड़ी चढ़ाई बिल्कुल चढ़नी पड़ती थी। तो इतने बूढ़े वो हो गए थे, और इस बुढ़ापे में उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। तो इस बार उनका जाना उन्हें ठीक नहीं लगा, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। लेकिन बहुत ज़्यादा पुराने यजमान थे, बहुत ज़्यादा पुराने जान पहचान के थे चंद्रदत्त जी, जिसकी वजह से उन्हें मना वो नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वो शायद इस उम्मीद में थे कि मोहन को ये बात बता दे, शायद वो जाके चंद्रदत्त जी के यहाँ वो पूजा पाठ कर ले। लेकिन जब उन्होंने मोहन को इस बात में बताया कि तुम चले जाओ, तो क्योंकि मोहन को इस तरह का पूजा पाठ का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसने अपने पिता को कोई जवाब नहीं दिया। जब उसके पिता ने कहा कि तुम क्या जा सकते हो चंद्रदत्त जी के यहाँ पूजा करने, तो उसने अपने पिता का कोई भी जवाब नहीं दिया, और जो हसुआ होता है घास काटने की जो होता है उसे उठाकर वो खेतों के किनारे चला गया, अपने खेतों की तरफ चला गया, और जो किनारे उगे हुई कांटेदार झाड़ियों को काटने के लिए निकल पड़ा। खैर, लेकिन जो दराती थी जो उसके हाथ में थी हसुआ, वो बहुत ज़्यादा उसकी धार खत्म हो चुकी थी। तो उसने सोचा कि चलो मैं धार लगवा लेता हूँ, और धार लगवाने के लिए वो अपने पुराने स्कूल के फ्रेंड धनराम के वहाँ पे पहुँच गया। तो अफर जो होता है एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोहे को पिघला के वहाँ पे बर्तन बनाए जाते हैं, अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जहाँ पे लोहे का सारा काम जो लोहार करते हैं उसको जगह को अफर कहते हैं, जो शॉप समझ लें आप लोहे की। तो वो अपने फ्रेंड जो था धनराम, उसके अफर में पहुंच गया। अब धनराम उस समय अफर में लोहे के औजार बनाने में वो बहुत ज़्यादा बिजी था। तो मोहन वही एक कनस्तर पर बैठकर धनराम को काम करते हुए ध्यान से देखने लगा, क्योंकि बचपन में दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे, और मास्टर जो त्रिलोक थे, जो एक मास्टर थे जो दोनों को ही पढ़ाते थे, यानी दोनों सेम क्लास में पढ़ते थे।
मास्टर भी दोनों के सेम थे, इसलिए दोनों जो थे पुरानी यादों को ताज़ा करने लग गए। ठीक है, पुरानी ज़माने में पहुंच गए, जब वो छोटे थे तब वो क्या करते थे, इस सब बातों में वो, क्योंकि जब हम दो फ्रेंड मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, पुरानी बातें करते हैं। तो इसलिए मोहन ने धनराम से मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछा कि वो कैसे हैं, अब वो कहाँ पे हैं। तो धनराम ने मोहन को बताया कि जो मास्टर त्रिलोक सिंह थे वो गुजर चुके हैं, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इसके बाद जो पुराने दोस्त, जो दोनों दोस्त थे, वो पुरानी बातों को ताज़ा करने लगे, पुरानी यादों को ताज़ा करने लगे। तो स्कूल के जो सभी बच्चे थे वो मास्टर त्रिलोक से बहुत ज़्यादा डरते थे, लेकिन पूरी क्लास में मोहन मास्टर जी का सबसे चहेता शिष्य था, स्टूडेंट था, क्योंकि वह पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ में अव्वल था, पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज़ों में फर्स्ट आता था। इसलिए मास्टर साहब उसे पूरे स्कूल का उसे क्या बना रखा था, मोहन को मॉनिटर बना रखा था। तो मास्टर साहब को मोहन से बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी। वो कहते थे कि ये लड़का एक दिन कुछ ना कुछ बड़ा काम ज़रूर करेगा, भले ही किसी सवाल का जवाब पूरी कक्षा में किसी बच्चे को ना आता हो, लेकिन अगर मोहन से उस सवाल का जवाब देकर मास्टर जी को संतुष्ट कर देता था, यानी पूरे क्लास में या पूरे स्कूल में किसी को ना आता हो, लेकिन मोहन को मतलब पूरी क्लास में किसी को ना आता हो, सॉरी स्कूल में नहीं, क्लास में, लेकिन अगर मोहन से मास्टर साहब पूछ लेते थे तो मोहन हर पक्का उसका जवाब दे देता था और टीचर को खुश कर देता था। अगर मास्टर जी किसी बच्चे को डंडा मारने या कान खींचने की सज़ा देना चाहते थे तो ये काम मोहन से करवाते थे। अब हर एक बच्चे को थोड़ी डंडे मार सकते हैं वो। उन सभी बच्चों में धनराम भी एक था, जिसे मास्टर जी के कहने पर मोहन ने कई बार मारा था, कई बार मोहन से मार खाई थी, लेकिन धनराम इसका कभी बुरा नहीं मानता था, क्योंकि उसको पता था कि जो ये है मोहन है, ये मास्टर जी के कहने पर करता है, अपनी मर्जी से नहीं करता। धनराम पढ़ने लिखने में शुरू से ही बहुत कमज़ोर था। एक बार मास्टर जी ने उसे 13 का पहाड़ा यानी 13 का टेबल सुनाने को कहा, लेकिन उससे पूरा नहीं सुना पाया क्योंकि उसे याद ही नहीं था। इसके बाद मास्टर जी ने उसे डंडे से खूब पिटाई में कमजोर होने के कारण धीरे धीरे धनीराम के पिता ने उसे लोहे का काम सिखाना शुरू कर दिया, यानी लोहार का काम सिखाना शुरू कर दिया। और पिता गंगाराम की मृत्यु के बाद धनराम ने अपना पारिवारिक काम संभाल लिया, यानी वो लोहार बन गया और लोहे का काम करने लगा। प्राइमरी स्कूल पास करने के बाद मोहन को स्कॉलरशिप मिली, जिसके बाद मोहन के पिता का हौसला और बढ़ गया और अब वो मोहन को बड़ा आदमी बनने का सपना देखने लगे। इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए मोहन का एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया। क्योंकि नया स्कूल घर से 4 मील की दूरी पर था, 2 मील की खड़ी चढ़ाई और एक नदी पार करके मोहन का स्कूल पहुंचना होता था। बरसात के दिनों में नदी का पानी अपने उफान पर होता था, जिससे मोहन को स्कूल पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एक बार मोहन उस उफनाई नदी को पार करने में डूबते डूबते बड़ी मुश्किल से बचकर घर पहुंचा। इसके बाद उसके पिता वंशीधर को अपने बच्चे के लिए बहुत चिंता होने लगी। एक बार उनकी ही बिरादरी का एक संपन्न परिवार यानी ऊंची जात का परिवार और अमीर परिवार से ताल्लुक रखने वाला युवक रमेश लखनऊ से छुट्टियां बिताने गांव आया। रमेश जब मोहन के पिता से मिला तो मोहन के पिता ने अपने बेटे की पढ़ाई के बारे में उससे बहुत ज़्यादा बातें करी और बहुत चिंतित उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा अपने बेटे की पढ़ाई की चिंता है। तो रमेश ने सहानुभूति जताते हुए मोहन के पिता को सुझाव दिया कि वो मोहन की आगे की पढ़ाई करने के लिए मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दे और मेरे साथ वो पढ़ाई करेगा, मैं उसकी पढ़ाई आगे करवाऊंगा, ताकि वो यहाँ रहकर यानी लखनऊ में रहकर अच्छी तरीके से पढ़ाई करे और अपनी पढ़ाई वो पूरी कर सके। हालांकि जो मोहन था वो लखनऊ जाकर पढ़ाई नहीं करना चाहता था, वो अपने पिता के साथ रहना चाहता था, लेकिन पिता की मर्जी के आगे उसे झुकना पड़ा और वो रमेश के साथ लखनऊ चला गया। बस यहीं से मोहन का जीवन बदल गया और उसकी परिस्थितियां खराब होती चली गई। लखनऊ में रमेश और उसका परिवार वालों ने उसे वहां एक मामूली घरेलू नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझा और कुछ भी नहीं दिया। घर के सारे काम काज करना उसी की जिम्मेदारी बन गया था। उसके अलावा आस पड़ोस की महिलाएं जिन्हें वे चाची और भाभी कहकर पुकारता था, वो भी अक्सर उससे ही अपना काम कराती थी और इसकी वजह से इन सब कामों के बाद मोहन के पास पढ़ाई के लिए समय नहीं बचता था। गांव का ये जो मेधावी छात्र था, इतना इंटेलिजेंट छात्र, इतना टैलेंटेड छात्र, वो शहर जाके एक मामूली घरेलू नौकर का जीवन जीने लगा।
8वीं की पढ़ाई खत्म करने के बाद रमेश ने उसे आगे स्कूल के बजाय उसका एडमिशन एक तकनीकी स्कूल में, जहाँ पे चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि चीज़ें जैसे लोहा बनाने का काम या फिर फैक्ट्री में काम करने का, किस तरह से मशीन्स को ऑपरेट करते हैं, कैसे मशीन्स चलती हैं, किस तरह से वेल्डिंग करते हैं। तो इस समय जो तकनीकी काम होता है उस वाले स्कूल में उसको एडमिशन दिला दिया, जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं होती, खाली 8 पास उसको करा दिया। यानी वो उसे पढ़ाई के लिए नहीं, बस वो एक नौकर बनाने के लिए उसको लाए थे और वो सीधे साधे थे, इसलिए उसका उन लोगों ने इस्तेमाल किया। जहाँ उसने अब एडमिशन एक टेक्निकल स्कूल में करा दिया, जहाँ उसने 1.5 साल तक पढ़ाई की। इसके बाद वो नौकरी के लिए फैक्ट्री और कारखानों के चक्कर लगाने लग गया, क्योंकि उसने ऑफ कोर्स वही सीखा था कि वेल्डिंग कैसे करना है, मशीन्स को कैसे करना है, लोहे का काम, सब सारे काम, वो अलग अलग चीज़ें वहाँ पे सिखाया जाता है टेक्निकल स्कूल में। तो इधर पंडित वंशीधर सोच रहे थे कि उनका बेटा एक ना एक दिन बड़ा ऑफिसर बनकर घर वापस लौटेगा। लेकिन एक दिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। एक दिन धनराम ने भी पंडित वंशीधर से बातों ही बातों में मोहन की नौकरी के बारे में पूछ लिया। ठीक है, अब इस बारे में उन्होंने थोड़ा सा झूठ बोल दिया और बोला कि उनका बेटा तो सचिवालय में नौकरी करता है, यानी जो सचिवालय होता है, सेक्रेटेरिएट ऑफिस, वहाँ पे वो काम करता है और बहुत ही जल्द वो उसकी एक एग्ज़ाम देगा और उसकी क्या हो जाएगी, बड़ा पद उसको मिल जाएगा, यानी उसका प्रमोशन हो जाएगा। तो धनराम ने इसकी बात को यकीन कर लिया, क्योंकि उन्हें क्या पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं। दोनों दोस्त मिलकर बहुत देर तक मास्टर त्रिलोक सिंह और स्कूल के अन्य साथियों के बारे में बात करते रहे। यानी जो सब चीज़ें वो बात कर रहे हैं सारी, हमें रिकैप बताया गया कि क्या हुआ है दोनों की ज़िंदगी के बारे में, और अब दोनों वापस से बातें कर रहे हैं। अब स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। इसी बीच धनराम ने मोहन की दराती की धार को तेज करके उसे मोहन को वापस कर दिया। मोहन दराती को पकड़कर काफ़ी देर तक उसके पास बैठा रहा। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसे कहीं और जाने की जल्दी नहीं है। उसे तो खेत में काम करने जाना था ना, घास काटने के लिए। लेकिन सामान्य जातीय इलाकों में ब्राह्मण जाति के लोगों का शिल्पकार जाति यानी नीची जाति के लोगों के साथ बैठना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन मोहन धनराम के पास काफी देर तक बैठकर उनके काम को ध्यान से देखता रहा। इसी बीच धनराम लोहे की एक मोटी छड़ी को भट्टी में गलाकर उसे गोलाई देने की कोशिश करने लगा। लेकिन काफी कोशिशों के बाद वो उस लोहे की छड़ी को गोल आकार में वो नहीं ढाल पा रहा था। मोहन काफी देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा। फिर अचानक उसे उतना संकोच त्यागा और एक हाथ में धनराम के हाथ से लोहे की छड़ी लेकर दूसरे हाथ से उसमें हथौड़े से चोट मारने लगा, यानी जोर जोर से हथौड़ा उस पर मारने लगा। बीच बीच में वह छड़ी को भट्टी में गर्म कर फिर उसमें चोटें मारकर उसे आकार देने की कोशिश करता था, गोल आकार। बहुत ही जल्द उसने छड़ी को गोल आकार दे दिया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि धनराम मोहन से कुछ ना कह सका और वो मोहन को देखता ही रह गया। उसे ये देखकर बहुत ही हैरानी और आश्चर्य हो रहा था कि पुरोहित खानदान का लड़का, जिसके पिता पंडित हैं, जो इतने ज्ञानी है, वो लड़का लोहे की भट्टी में बैठकर बहुत ही अच्छी तरीके से कुशलता पूर्वक काम कर रहा था। लेकिन मोहन को तो जैसे इन बातों से कोई मतलब नहीं। वह अपने बनाए हुए लोहे के छल्ले की बारीकियों से जांच परख कर रहा था। तब उसने धनराम की तरफ देखा, जैसे उससे वो कुछ पूछना चाह रहा हो कि ये कैसे बना है। धनराम की आंखों में अपने लिए मौन प्रशंसा देकर मोहन की आंखों में एक अजीब सी चमक छा गई। लेकिन उस चमक में ना तो कोई स्पर्धा थी और ना ही हार जीत का भाव। तो यहाँ पे कहानी खत्म हुई, जहाँ पे एक बच्चा जो कि इतना इंटेलिजेंट था, उसे आखिरकार क्या करना पड़ा, लोहे का काम करना पड़ा, जिससे टैलेंट बहुत छू लिया। लेकिन जब उसने एक टेक्निकल स्कूल में काम सीखा तो वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो गया। इससे हमें एंड में पता चलता है कि जिस तरीके से उसने आसानी से उस लोहे को पिघला कर, लोहे को नरम करके और उस पर ठोके मार के उसको क्या बना दे, एक बहुत ही अच्छा सर्कल बना दे, जिससे हमें पता चलता है कि उसने बहुत अच्छा वो एक कारीगर भी बन गया। तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्लास 11 की और ढेर सारी वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।